प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत के प्रथम वीडियो में हमने पढ़ा कि इतिहास के स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: साहित्यिक, पुरातात्विक तथा विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोतों का आरंभ हम कर चुके हैं। साहित्यिक स्रोतों को भी हमने 2 भागों में बांटा था। पहला धार्मिक साहित्य, जिसका अध्ययन आप कर चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य यानी धर्म के अतिरिक्त विषयों पर लिखा गया साहित्य। इसमें कुछ प्रमुख रचनाएं मैंने लेने का प्रयास किया है, जिनके बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले लेते हैं हम कल्हण की राज तरंगिणी। यह वो ग्रंथ है जिसे भारतीय इतिहास के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें 12वीं सदी तक का जो कश्मीर का इतिहास है, वहां के कर्काट वंश का इतिहास है, उसका क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। जिस प्रकार आप इतिहास की पुस्तकों में लिखते हैं क्रमबद्ध तरीके से, पहले ये घटना हुई, उसके बाद ये हुई, फिर ये हुई, फिर उस राजा ने ये किया, फिर उसके बाद अगला उत्तराधिकारी ये आया, जिस प्रकार आप क्रमानुसार पढ़ते हैं, कल्हण ने भी ठीक उसी प्रकार इसमें इतिहास लेखन किया है और उसने पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ रहने का प्रयास भी इसमें किया है। इसीलिए इसे प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद आता है बाणभट्ट का हर्षचरित। हर्ष नामक जो राजा थे, उनके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, और उन्होंने हर्षवर्धन के राज्य की जो जानकारी है वो इस ग्रंथ में दी है। हालांकि उनके द्वारा अलंकारिक शैली में लिखा गया है, अपने राजा की हर जगह प्रशंसा की गई है, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि हर्ष के समकालीन होने के कारण, उन्हीं का दरबारी होने के कारण बहुत सारी सूचनाएं बाणभट्ट के पास आसानी से उपलब्ध थी। फिर है पिल्हण का विक्रमांक देवचरित। इसमें जो कल्याणी के परवर्ती चालुक्य राजा हैं विक्रमादित्य, उनकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है। पद्मगुप्त परिमल का नव सहसांक चरित, इसमें हमें परमार वंश का इतिहास ज्ञात होता है। वाकपति राज का गौड़ वहो, जिसमें कन्नौज के जो यशोवर्मन हैं उनकी दिग्विजय का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार एक और चरित है हेमचंद्र का लिखा हुआ कुमारपाल चरित। इसमें जो गुजरात के चालुक्य हैं उनका विवरण मिलता है, जो 2 भाषाओं में है, प्राकृत में और संस्कृत में। इसीलिए इसे दयाश्रय काव्य भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम थोड़े दक्षिण के साहित्य की। संगम साहित्य, जो ईसा की प्रथम 3 शताब्दियां हैं, उसमें 3 वंशों के जो लेखक थे उनके द्वारा मिलकर ये साहित्य लिखा गया, इसीलिए इसे नाम दिया गया संगम, जिसमें चेर, चोल और पांड्य वंश के जो लेखक हैं उनका हमें यहाँ पे विवरण मिलता है। इसके बाद पल्लव राजा नंदवर्मा तृतीय का इतिहास मिलता है नंदिक कलम्बकम नामक ग्रंथ में। कलिंग तुप्पराणी, चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम की कलिंग विजय से संबंधित जानकारी हमें इस ग्रंथ में मिलती है। इसके अतिरिक्त तमिल भाषा के लिखे 2 महाकाव्य भी हैं, जो हैं शिलप्पदिकारम और मणिमेखलई। इसके अतिरिक्त कन्नड़ भाषा के ग्रंथ भी हमें मिलते हैं, जो राष्ट्रकूट नृपतुंग राजा जो हैं उनका लिखा हुआ है कवि राजमार्ग। कवि पंप का लिखा हुआ मिलता है
विक्रमार्जुन विजय। इसके अतिरिक्त राजस्थान में हम देखते हैं चंदबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र कवि थे, उनका लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो। इसके अतिरिक्त खुमान रासो, बीसलदेव रासो आदि अनेकों बहुत सी रचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त हमें और भी महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं जो हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करती हैं, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो व्याकरण ग्रंथ है। माना जाता है कि पाणिनि जो है वो महापद्म नंद के समकालीन थे, इसीलिए उनके इस ग्रंथ में हमें नंद मौर्य काल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नाम आता है कौटिल्य का। जैसा आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, बल्कि यूं कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने वाले व्यक्ति ही कौटिल्य थे, और उनके लिखे हुए अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल की जानकारी ज्ञात होती है। कात्यायन के लिखे वार्तिक जो ग्रंथ है, उसमें भी हमें प्राक मौर्य काल और मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पातंजलि, जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित माने जाते हैं, उनके द्वारा महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, जिससे हमें शुंग काल पर प्रकाश मिलता है। गार्गी संहिता, इस ग्रंथ में जो यवन आक्रमण हुए थे भारत पर, उनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि यवन जो है वो किस प्रकार माध्यमिका और साकेत नगरी तक जा पहुंचे थे। विशाख दत्त, हालांकि ये गुप्तकाल के लेखक हैं, लेकिन इन्होंने मौर्य काल पर आधारित एक नाटक लिखा, मुद्रा राक्षस, जिसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गद्दी जो ग्रहण की गई उसके बारे में इस नाटक का कथानक लिखा है, और मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कालिदास, उन्होंने मालविका अग्निमित्र नामक एक नाटक लिखा। इसमें जो अग्निमित्र है वो शुंग शासक पुष्यमित्र के पुत्र थे, और उनसे संबंधित जो लेखन किया है कालिदास ने, उससे हमें शुंग काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ ऐसी पुस्तकें भी मिलती हैं जिसके अंदर इतिहास तो है, लेकिन वो इतनी अतिरंजना के साथ है, इतनी अतिशयोक्तियों के साथ है कि उसमें से सच क्या है और गलत क्या है, कल्पना क्या है, सच क्या है, उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे दो ग्रंथ बहुत ही मुख्य हैं, जैसे सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। इनके अतिरिक्त भी विद्यार्थियों बहुत सारे ग्रंथ हैं जो इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो साहित्य है, चाहे धार्मिक साहित्य हो, चाहे धर्मेतर साहित्य हो, इन सब साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जब हम इतिहास लिखने लगते हैं, तो हमें इनके प्रयोग में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में ऐसा तो होता नहीं था कि प्रिंट हो जाती थी पुस्तकें। क्या किया जाता था? पहले तो श्रुति के माध्यम से शिष्यों को सुनाया जाता था, फिर वो अपनी स्मृति में उसको याद रखते थे, और कालांतर में जब उसका लेखन करना शुरू किया गया तो ताड़ पत्रों पे या भोजपत्रों पे लिखा गया। अब यदि किसी अन्य व्यक्ति को वो ग्रंथ चाहिए तो वो क्या करता था? उन ताड़ पत्रों से अपने ताड़ पत्र पर या भोजपत्र पर उसकी नकल उतारता था, और नकल उतारने में त्रुटिवश या असावधानीवश कोई भी मात्रा की गलती उस शब्द के अर्थ को अनर्थ में बदल सकती है। तो इसलिए ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि नकल करते समय कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। इसके लिए हमें जो प्रतियां मिल रही हैं, उन प्रतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो रचना लिखी गई है, जो ग्रंथ हमें मिल रहा है, वो किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है और किस उद्देश्य से लिखा गया है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि बाणभट्ट जो है वो हर्ष के दरबारी कवि थे।
तो स्वाभाविक है कि जो दरबार में रहने वाला कवि है वो अपने राजा की प्रशंसा ही करेगा और उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? अपने स्वामी को प्रसन्न करना और उससे पुरस्कार प्राप्त करना। यही कारण है कि हर्षवर्धन के द्वारा, मतलब हर्षवर्धन की जो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजय हुई थी, उसका किंचित मात्र भी उल्लेख बाणभट्ट की रचना में हमें नहीं मिलता है। तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि कौन लिखने वाला है और उसका लिखने का उद्देश्य क्या है। इसके अतिरिक्त जो तीसरी बात है जो साहित्यिक कृतियों को काम में लेने के लिए आवश्यक है जानना, वो है कि जब साहित्य लिखता है लेखक या कवि, तो वो अपना अपनी जो रचना है, अपना जो लेखन है, उसमें अपनी कल्पना को भी सम्मिलित कर सकता है। इसीलिए साहित्यिक स्रोतों को पुरातात्विक स्रोतों की तुलना में थोड़ा कम समझा जाता है। इंपॉर्टेंट किसे समझा जाता है? पुरातात्विक स्रोतों को, जिनकी चर्चा हम अपनी अगली कक्षा के अंदर करेंगे।